बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नॉवलक्स ऑफिशियल में खुश आमदीद। नावल मेरी वफ़ा पे हक हुआ तेरा अस्कलम उम्मे इमामा की किस्त नंबर 9 लेकर हाजिर हुई हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सबको पसंद आएगी। तो चलते हैं वीडियो की जानिब। तुम उशवा हो ना? इस लड़की के लबों से अदा हुए लफ्ज़ सुनते ही उशवा ने अपने चलते कदम रोके। नज़रों का रुख मोड़कर इसने हैरत से लैपटॉप इस्तेमाल करती इस लड़की को देखा और कदम इसके करीब बढ़ा गई। क्या आपने मुझसे कुछ कहा? इसके कहने पर जानान ने लैपटॉप से नज़रें हटाकर इसके जानिब देखा और मुस्कुराते हुए सर हाँ में हिला गई। हाँ, तुम उशवा हो ना? जी बिल्कुल। पर आपको कैसे पता? मैं सर ईसा की पीए हूँ। अब इतनी खबर तो मुझे होनी ही चाहिए। वैसे भी तुम्हें मैंने यहाँ कई बार आते जाते देखा है। ओह अच्छा, आप इनकी पीए हैं, मतलब आप मिस जनान हैं। तुम्हें कैसे पता कि वो मेरे बारे में बात करते हैं? आंखें छोटी किए इसने जैसे राजदारी से पूछा। हाँ, एक दो बार मैंने इनकी ज़बानी आपका नाम सुना था। विश्वा इसे बता नहीं सकी कि इसके एक दो बार के जिक्र में ईसा ने इसे अच्छे लफ्ज़ों में याद नहीं किया था। वह लड़की कभी कभी इसे अपनी हरकतों से बहुत गुस्सा दिलाया करती थी, पर इससे काम पर रखने की वजह बस ये थी कि वो एक काबिल लड़की थी। इसकी मौजूदगी ने ईसा आफिंदी को कभी नुकसान नहीं होने दिया, अलबत्ता बहुत से फ़ायदे ज़रूर दिए थे। वो इसके बदले का काम संभालने का हुनर रखती थी, इसलिए अक्सर ऑफिस में इसे लेडी बॉस भी कहा जाता था। भले से ईसा आफिंदी कह देता था कि इसे जानान जैसे हज़ारों वर्कर्स मिल जाएंगी, पर दिल में वो इस बात का एतराफ़ ज़रूर करता था कि जानान अकबर जहानत से भरपूर लड़की थी। इस जैसी लड़की को ढूंढना आसान नहीं था। क्या कहते हैं वो मेरे बारे में? तारीफ़ करते हैं। यह तो तुम पक्का झूठ कह रही होगी सर। ईसा किसी की तारीफ़ नहीं करते। ऐसा मत कहें, मेरी तो करते हैं। तुम अलग हो, तुम्हारा यहाँ के लोगों से कोई मुकाबला नहीं, इसने आम से अंदाज में कहा, जिसे सुनकर वो बस सर को होले से जंबिश दे गई। इसे हैरत नहीं हुई थी। वो कम उम्री से ही हर किसी की ज़बान पर बात सुनती आ रही थी कि ईसा आफिंदी के लिए ख़ास है। अक्सर इसे ऐसा महसूस होता था जैसे ईसा की ये मोहब्बत ठीक नहीं थी। चाहे हालात जैसे भी हो जाते, पर वो ईसा की ज़िंदगी में कभी भी एक शरीका हयात के तौर पर कबूल नहीं कर सकती थी। लेकिन फिर अपनी इन सोचों को वो खुद ही झटक देती। ऐसा थोड़ी हो सकता था, कभी नहीं हो सकता था। ईसा को इससे मोहब्बत ज़रूर थी, लेकिन वो ऐसी मोहब्बत हरगिज़ नहीं होगी कि ईसा इसे अपनी लाइफ पार्टनर ही बना ले। एक बात बताएं, क्या आप ईसा को पसंद करती हैं? बिल्कुल नहीं। ये किसने कह दिया? उशवा की बात सुनते ही इसने सर नफ़ी में हिलाया। तो फिर आप इन्हें तंग क्यों करती हैं? इसका अच्छा खासा मूड बिगड़ने लगा, क्योंकि वो जो ये सोचे बैठी थी अब ईसा की ज़िंदगी में भी कोई शामिल हो जाएगा, वो सोच भी कहीं दूर जा सोई थी। मिस उशवा, किसी को तंग करने का ये मतलब हरगिज़ नहीं होता कि हम इसे पसंद करते हैं। मैं इन्हें चिढ़ाती हूँ क्योंकि वो मेरी हरकतों से चिढ़ते हैं और मुझे ये सब अच्छा लगता है। यूँ समझ लो मुझे मज़ा आता है लोगों की ज़िंदगी में खलल डालने में और इन्हें गुस्सा दिलाने में। और सामने वाले को गुस्सा आ जाए तो फिर मज़ीद मज़ा आता है तमाशा देखने में। खैर, जहाँ तक बात है सर ईसा की, तो मैं अगर कभी इनके मुतालिक सोचूं भी तो ईसा साहब को अपनी ज़िंदगी में कभी शामिल नहीं कर सकती, क्योंकि वो मेरे टाइप के नहीं हैं। इसकी बात सुनते ही उशवा की पेशानी पर कई बल नमूदार हुए थे। यकीनन जानान की बात इसे पसंद नहीं आई थी। बुराई क्या थी ईसा में जो वो ऐसा कह रही थी? लोग जिस इंसान की ख्वाहिश करते थे, जिसका साथ पाना चाहते थे, वो इंसान को रिजेक्ट कर रही थी। और क्या है आपकी टाइप? इसके लहजे में झलकता गुस्सा महसूस करते ही जानान के लब खूबसूरत सी मुस्कुराहट में ढले। ज़ेहान हसन। कौन? यह नया नाम सुनते ही इसके चेहरे पर न समझी भरे तासरात उभरे। ज़ेहान हसन, क्या तुम इसे जानती हो? इसके पूछने पर उशवा ने फ़ौरन सर को नफ़ी में हिलाया। इसका ध्यान जानान की पहले कही बात से हट चुका था, इसलिए चेहरे के तासरात पर अब गुस्से के बजाय न समझी बिखरी पड़ी थी। अच्छी बात है, तुमने इसे जानकर क्या ही कर लेना है। तो आप इसे पसंद करती हैं? नहीं, मैं इसे पसंद नहीं करती, मुझे इससे मोहब्बत है, इतनी कि तुम सोच भी नहीं सकती। मैं इससे ज़िंदगी में सिर्फ एक बार मिली। एक बार की मुलाकात सिर्फ 1 घंटे की थी, लेकिन इसी मुख्तसर मुलाकात में मैं इसे मोहब्बत कर बैठी। इसके लब होले से हिलते जा रहे थे, अलबत्ता आवाज़ ज़रा धीमी थी, जैसे ये बात वो सिर्फ उशवा के अलावा किसी से ना कहना चाहती हो। एक मुख्तसर सी मुलाकात इस शख्स को मेरी यादों में डाल गई। अब की बार जानान का अंदाज़ इससे खौफ में मुब्तला कर रहा था। क्या वह लड़की ठीक हालत में थी या फिर इसके साथ कोई मसला था? वो ऐसी बातें क्यों कर रही थी? वो इतने अजीब तरीके से बात क्यों कर रही थी? तो आप मुझे ये सब क्यों बता रही हैं? वो कदम पीछे की जानिब बढ़ाते हुए कहने लगी। जब इसकी पुश्त अपने करीब आते ईसा के सीने से टकराई, इसने घबराकर इसकी तरफ देखा और वहाँ इसे पाकर सुकून भरा सांस लिया। तुम अभी तक यहीं हो? हाँ, मैं बस जा रही थी। एक नज़र जानान को तकती वो वहाँ से चली गई
और इसके जाते ही ईसा मजबूत कदम उठाता इसके पीछे चला गया, जबकि जानान बस मुस्कुराती नज़रों से इसके पुश्त को तकती रह गई। वो पूछ रही थी इसे ये सब क्यों बताया जा रहा था। इसका जानना तो ज़रूरी था। जानान अकबर मोहब्बत करती थी ज़िहान हसन से, जबकि ज़िहान हसन तो पागल था उश्वा समीर के पीछे। तुम इससे क्या बातें कर रही थी? गाड़ी में बैठते ही वो हैरत को छुपाए बिना पूछ बैठा। जानान से इसकी पहली मर्तबा मुलाकात हुई थी, और पहली मुलाकात में ऐसा कौन सा याराना बन गया था जो इतनी सरगोशी नुमा आवाज़ में बातें की जा रही थी। कुछ खास नहीं, आप मुझे ये बताएं, क्या मैं ऑफिस ज्वाइन कर सकती हूँ? ऑफिस? वो थोड़ा हैरान हुआ। अलबत्ता जल्द ही याद आ गया कि इसने ये जिक्र क्यों किया था। हाँ, आपने ही तो कहा था कि मैं जब चाहूँ ज्वाइन कर लूँ, इससे मुझे कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा। अब तो मेरी पढ़ाई भी ख़त्म होने वाली है। बिल्कुल करो, मैंने रोका कब है? तुम्हारा अपना ऑफिस है, जब आना चाहो आ जाओ। इसकी बात ने जहाँ उषा को खुशी बख्शी, वहीं जानान की कही बात याद आते ही इसे एक सोच में मुब्तला कर गई। ईसा, ज़िहान हसन कौन है? इसके पूछने पर ईसा के जहन में फ़ौरन एक ख्याल आया। सालों पहले अरशद ने भी कुछ ऐसा ही कहा था। तुम्हें ये नाम किसने बताया? जानान ने। जानान पागल है, इसकी बातों पर गौर मत किया करो। ठीक है, नहीं करूँगी, पर मुझे ये तो बताएं वो है कौन? मैं नहीं जानता, बस इतना पता है कि इसका असली नाम ज़िहान हसन नहीं है, पर असली नाम क्या है ये मैं नहीं जानता। वो अपनी पहचान सिर्फ इन्हीं लोगों पर जाहिर करता है जो इसके साथ काम करते हैं। इसके अलावा और कुछ नहीं पता, ना ही जानना चाहता हूँ, और तुमसे भी यही कहूँगा कि इन सब से दूर ही रहो। इसके कहने पर वो फर्माबरदारी से सर हिलाती चेहरे का रुख मोड़े खिड़की से बाहर नज़र आते मनाजिर देखने लगी। एक नज़र इस पर डालकर ईसा ने नज़रों का रुख वापस रास्ते की तरफ मरकूज़ कर लिया। ज़िहान हसन ऐसा शख्स था जिसके बायस ज़रार मर गया, और अरशद भी। ऐसे में ईसा यह हरगिज़ नहीं चाहता था कि उश्वा भी इस सब में पड़े। वो इसके लबों से ऐसे किसी शख्स की बात नहीं सुनना चाहता था जो एक कातिल था, एक बेरहम इंसान। वैसे भी इस सब में दिलचस्पी लेने की ज़रूरत ही क्या थी? किसी को ये जानने की ज़रूरत ही क्या थी कि कौन है ज़िहान हसन? वो सब अनजान थे और इससे दूर थे, तो दूर ही ठीक है। इन्हें नहीं जानना था कि कौन है वो ज़िहान हसन। घर में दाखिल होते ही वो सीधा अपने कमरे की तरफ चला गया। जब जेब में रखे फ़ोन की वाइब्रेशन महसूस करते ही इसने अपना फ़ोन निकाला, जहाँ चंद तस्वीरें और एक वॉइस मैसेज आया हुआ था। चलते कदम रोककर इसने इन तस्वीरों को देखा, जहाँ यूनिवर्सिटी से बाहर निकलती इस लड़की की कई तस्वीरें ली गई थी। इसके लब नामहसूस अंदाज में मुस्कुराहट में ढले थे। मोबाइल बेड पर फेंक कर इसने अपना कोट उतारा और कुशादा कमरे में बनाए गए इस एक छोटे से कमरे की जानिब बढ़ गया। कदम अंदर बढ़ाकर इसने लाइट्स ऑन की, जिसके बायस वो कमरा रोशनी में नहा गया और मंजर वाज़ह होने लगा। वो कमरा किसी भी तरह के फर्नीचर से खाली था। कहना बेहतर रहेगा कि वो कमरा हर चीज़ से खाली था। बस एक चीज़ थी जो इस कमरे को सजाने का काम कर रही थी। वो थी दीवार में लगी उश्वा समीर शेराजी की तस्वीरें। कमरे की दीवारें इस लड़की की तस्वीरों से भरी पड़ी थी। जहाँ कभी वो हंस रही थी तो कभी तस्वीर में इसके चेहरे पर गुस्सीले तसरात बिखरे पड़े थे। वहीं कुछ तस्वीरें ऐसी भी थी जहाँ इस लड़की की आंखें नम हो रही थी। देखकर एहसास हो रहा था कि इस शख्स ने इस लड़की की पल पल की खबर रखी हुई है। कदम बढ़ाकर इसने उश्वा की मुस्कुराती तस्वीर पर हाथ फेरा और लब सरगोशी नुमा आवाज़ में अपनी बात कह गए। अब ये दूरी ख़त्म करने के लिए मुलाकात करते हैं, क्योंकि उश्वा समीर जवार मलिक अब आपसे मिलने का ख्वाहिशमंद है। जवाहिर मलिक। दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए इस शख्स ने अपनी वार्डरोब खोली और पसंदीदा लिबास मिलते ही इसे उठा लिया। हमेशा की तरह लिबास साफ सुथरा और सलवट से पाक था, लेकिन दरमियान में नजर आती एक बड़ी लकीर चीख चिक कर यह ऐलान कर रही थी कि मुझे गर्म इस्त्री के नीचे रख कर मिटा दो। फिर क्या ही हर्ज था, जाने से पहले इसे एक मरतबा फिर से प्रेस कर दिया जाता। कमरे से बाहर निकलते ही इसने कदम इसकी तरफ बढ़ाए जिस तरफ आयरन स्टैंड मौजूद था, और वहां खड़ी नायाब को देखते ही वो सुकून भरा सांस लेता अपना हैंग शुदा सूट इसके हाथ में पकड़ा गया। ज़रा थोड़ी नजर करम इस पर भी कर देना। अपने हाथ में मौजूद इसके सूट को देखते ही शर्ट से ज़्यादा बड़ी लकीर नायाब की पेशानी पर उभरी। ज़रियान, तुम्हें पता है ना मुझे इस काम से कितनी चिढ़ है? अपने ड्रेस को भी तो प्रेस कर रही हो ना? वो तो मजबूरी है, आंटी मुलाजमा नहीं है, वरना इनसे करवाती। नहीं पसंद मुझे ये काम, वैसे भी इसे करने से कई बार मेरे हाथ जल चुके हैं। ड्रामेबाज। इसे छेड़ने के अगर से वो होले से बड़बड़ाता, अलबत्ता आवाज़ इतनी ज़रूर रखी कि वो सुन ले। तुम्हें ड्रामेबाजी लगती है, लेकिन ज़रा मुझे हमेशा इस काम से दूर रख। चलती ज़बान पल भर को रुकी, जबकि इसकी बात सुनते ही ज़रियान बस गहरा सांस लेकर रह गया। ठीक है, कोई बात नहीं, हटो यहाँ से, मैं खुद कर लेता हूँ। नहीं, रहने दो। अपने कपड़े प्रेस करके इसने तरतीब से रखे और ज़रियान की शर्ट उठाकर स्टैंड पर रख दी। आइनूर को घर कब ला रहे हो?
جب وہ آنا چاہے گی میں اسے تب لے آؤں گا۔ اس کے عام سے انداز میں کہنے پر نایاب کی نظروں نے فوراً اس کی طرف دیکھا۔ تم کرنا کیا چاہ رہے ہو زریان؟ سمجھانا مشکل ہے، پر آسان لفظوں میں کہوں تو میں نہیں چاہتا اب اس گھر میں پھر سے کوئی مسئلہ پیش آئے۔ آئینور کے یہاں آنے سے کیا مسئلہ ہوگا؟ جب وہ یہاں آ جائے گی تب میں تمہیں سب کچھ بتا دوں گا۔ اس کے نرمی سے کہنے پر نایاب بس سر کو جنبش دیتی واپس اپنے کام میں مصروف ہو گئے۔ روشنیوں سے سجا وہ کمرہ کسی بھی قسم کی آرائش سے خالی تھا۔ اس کمرے میں اگر سجاوٹ کے لیے کچھ تھا تو ایک محبوب کے ہاتھوں بنائی گئی اس حسینہ کی تصویریں، اس کے علاوہ بس پینٹنگ بنانے کا سامان۔ وہ پورا کمرہ ہی بس ان رنگین تصویروں سے بھرا ہوا تھا جنہیں کورے کاغذ پر اس شخص نے خود اتارا تھا۔ وہ اس لڑکی سے سالوں پہلے ملا تھا، ممکن تھا وہ تھوڑی تبدیل ہو گئی ہو، پر کینوس بورڈ پر وہ اس لڑکی کی شکل ویسی ہی اتارتا تھا جیسے وہ لڑکی اسے پہلی ملاقات میں نظر آئی تھی۔ البتہ ہر تصویر میں وہ اسے انہی رنگوں سے روشناس کراتا تھا جن میں وہ اسے دیکھنا چاہتا تھا۔ اپنی زندگی میں وہ خوش تھی یا نہیں یہ بات وہ نہیں جانتا تھا، لیکن خود سے بنائی گئی ہر تصویر میں اس کے لب مسکراہٹ میں ہی ڈھالتا تھا۔ وہ الہان بیگ تھا جو سالوں سے بس اسی ایک لڑکی کی یادوں کے حصار میں قید تھا، وہ لڑکی جو اس سے آج تک مل نہیں سکی تھی۔ اس کے ساتھ ہوئی ملاقات اب بھی ایک اتفاقی ملاقات ہی تھی، ایک عجیب سی ملاقات جو ہاسپٹل میں ہوئی تھی۔ وہ اپنے ہوش و حواس سے بیگانہ تھی اور اسے دیکھ کر الہان بیگ جیسے اپنے ہوش کھو بیٹھا تھا۔ وہ معصوم اسی لمحے اس کے دل میں قید ہو کر رہ گئی تھی اور آج بھی اسی طرح سے قید تھی، پر وہ کہاں تھی یہ بات آج تک نہیں جان سکا تھا۔ جان بھی کیسے پاتا؟ وہ اس کے صرف نام سے واقف تھا، البتہ اس کے باوجود بھی وہ اسے جتنا ڈھونڈ سکتا تھا ڈھونڈ چکا تھا۔ شاید وہ اسے پوری دنیا میں ڈھونڈ چکا تھا، پر وہ لڑکی تھی جو دوبارہ کبھی ملی ہی نہیں تھی۔ شاید وہ اس دنیا کی تھی ہی نہیں، وہ بس اس کا ایک وہم تھی جو اسے اپنی محبت میں گرفتار کیے جا چکی تھی۔ امید ہے آپ سے جلد ہی ملاقات ہوگی۔ یقین کیجیے اب میں تھکنے لگ گیا ہوں، اس لیے اب اور انتظار نہ کرواتے ہوئے جلدی سے میرے پاس آ جائیں۔ مختلف رنگوں سے بنائی گئی اس حسینہ کی تصویر دیکھتے ہوئے وہ دھیمے لہجے میں کہنے لگا اور پھر ایک گہری نگاہ اس پر ڈالتا کمرے سے باہر چلا گیا۔ بلیک جینز کے ساتھ بلیک شرٹ پہنے، ساتھ ہی وجود پر بلیک ویسٹ کوٹ زیب تن کیے، وہ ہم رنگ کوٹ اٹھاتا اپنے کمرے سے باہر نکلا اور تیز تیز قدم اٹھاتا افرا کے کمرے کی جانب چلا گیا۔ کھٹکھٹاہٹ کے بعد اجازت ملتے ہی وہ کمرے میں داخل ہوا اور وہاں موجود افرا کو دیکھتے ہی مسکراتے ہوئے اندر داخل ہوئے۔ کہیں جا رہے ہو؟ قرآن پاک جزدان میں رکھتے ہوئے وہ دھیمے لہجے میں پوچھنے لگی، جسے سنتے ہی زریان ہولے سے سر ہلا گیا۔ ہاں کچھ کام ہے، 2 سے 3 گھنٹوں میں واپسی ہوگی، آپ سو جائیے گا۔ تم جانتے ہو نا مجھے نیند نہیں آئے گی، مسکرا کر کہتی وہ صوفے پر بیٹھتی اسے اپنے قریب بیٹھنے کا اشارہ کر کے، جسے دیکھتے ہی زریان اس کے قریب آ بیٹھا۔ اس کی نیند اب پہلے جیسی نہیں رہی تھی، خاص طور پر تب جب زریان گھر سے باہر رہتا۔ وہ زرار کو کھو چکی تھی، اس لیے زریان کی طرف سے اسے آتے برے خیال ہمیشہ ڈرائے رکھتے تھے۔ وہ اسے کھونے کی ہمت نہیں رکھتی تھی اور زریان کو کھو دیتی تو بچتا ہی کیا اس کے پاس۔ میں کوشش کروں گا، جلدی واپس آ جاؤں گا، خیال رکھنا اور دھیان سے جانا، میری زیادہ فکر مت کیا کریں، ماں آپ کی دعاؤں کے حصار میں رہتا ہوں، پھر بھلا مجھے کیسے کچھ ہو سکتا ہے؟ اس کا سر اپنے شانے پر رکھتا وہ نرمی سے گویا ہوا۔ آئینور مل گئی تمہیں؟ اس کے سوال پر وہ چند لمحوں کے لیے خاموش ہی رہا، یا شاید جواب تلاش کر رہا تھا۔ نہیں، وہ غائب ہے زریان، سالوں سے غائب ہے، پتہ نہیں ہے بھی کس حالت میں، زندہ بھی ہے یا… اس نے اپنی بات ادھوری چھوڑ دی، جبکہ اس کی بات سنتے ہی زریان سختی سے اپنے آنکھیں میچ گیا۔ اسے چھوڑ کیوں نہیں دیتے تم؟ میں اسے کیوں چھوڑوں گا ماں؟ میں بس ڈرتی ہوں، وہ اب تک کہاں ہوگی؟ اس کے سوال نے جہاں زریان کو حیران کیا وہیں اس کی اگلی بات نے جواب بھی دے دیا۔ وہ ڈر رہی تھی اور شاید اس کا ڈر غلط بھی نہیں تھا، وہ اپنوں سے دور تھی، کیا معلوم کس ہاتھوں میں پلی ہو، اب کیسی ہو، یا زندگی میں کیا کچھ کر چکی ہو۔ اس کا ہر ڈر زریان بخوبی سمجھ رہا تھا، پر اس وقت وہ اسے کہہ نہیں سکا کہ آئینور ٹھیک تھی، بلکہ نہ صرف ٹھیک تھی بلکہ پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت ہو چکی تھی۔ البتہ معصومیت تو اس کی آج بھی ویسی ہی تھی۔ آگے بڑھ جاؤ زریان، وہ کبھی تمہارے پاس نہیں آئے گی۔ تم کیوں اس لڑکی کی خاطر خود کو روک کر بیٹھے ہو؟ کیوں زندگی میں آگے نہیں بڑھ جاتے؟ سب کچھ تو ہے تمہارے پاس، آگے بڑھ جاؤ، بھول جاؤ اسے۔ اتنے سال برباد کر چکے ہو تم اس لڑکی کے پیچھے، اپنی زندگی کو روک کر بیٹھے ہو اس کی خاطر۔ نند کی بیٹی اہم تھی، لیکن بیٹے سے زیادہ نہیں، اور وہ تنگ آ رہی تھی اپنے بیٹے کو اس طرح تنہا زندگی کاٹتے دیکھ کر، کیونکہ وہ اس لڑکی کی خاطر خود کو روک کے بیٹھا تھا۔ کیوں وہ زندگی میں آگے نہیں بڑھ رہا تھا؟ آگے نہیں بڑھ سکتا۔ میری زندگی میں شامل ہونے والی وہ لڑکی جسے میں بیوی کا درجہ دوں گا وہ صرف آئینور ہوگی۔ آئینور نہ ہوئی تو کوئی نہیں،
मैं कभी भी आयनूर को नहीं छोड़ सकता माँ। सालों से इसे पाने के लिए तड़प रहा हूँ और आप मुझसे कह रही हैं कि मैं इसे छोड़ दूँ। आयनूर मलिक ताहयात मेरे नाम के साथ ही जुड़ी रहेगी क्योंकि इसके बिना मैं अधूरा हूँ। इसका हाथ अपनी गिरफ्त में लिए वो जैसे अपनी माँ को अपनी कैफियत समझाने की कोशिश कर रहा था। इसका ख्याल, फिक्र, मोहब्बत सब कुछ अपनी जगह, लेकिन आयनूर को छोड़ना इसके बस में नहीं था। और आप फिक्र मत करें, वो आज भी वैसी ही होगी जैसी पहले थी। वो कभी नहीं बदल सकती। जरियान की आयनूर कभी बदल नहीं सकती। अपना ख्याल रखिए, मैं चलता हूँ। इसकी पेशानी अपने लबों से छूता वो गोद में रखा अपना कोट उठाकर बाहर की तरफ चला गया। और इसके जाते ही इफ्रा मलिक सोने के बजाय बस इसके लिए दुआ करती रह गई। इसकी खुशियों की दुआ, इसकी कामयाबियों की दुआ, इसकी हिफाजत की दुआ। फ़ोन पर बात करता वो शख्स दूसरी तरफ की बात सुनने में इस कदर मगन हो चुका था कि ये तक ना देख सका कि इसके इर्द गिर्द क्या हो रहा है। होश इसे तब आया जब एक लड़की इसे धक्का देकर इस जगह से दूर कर गई जहाँ एक गाड़ी इसके नज़दीक आती जा रही थी। मुमकिन था इसे वहाँ से ना हटाया जाता तो गाड़ी इसे हिट कर जाती। अलबत्ता इस सब के बाइस वो लड़काते कदम के साथ खुद भी इसके ऊपर आखिर शुक्र था वो जगह किसी तरह के ट्रैफिक से पाक थी, वरना यहाँ पहले जहाँ इस मर्द ने गाड़ी का शिकार होना था, अब इसकी बार गिरते किसी दूसरी गाड़ी का शिकार इन दोनों ने ही हो जाना था। ज़मीन पर गिरे इस शख्स ने लड़की का कंधा थपथपाया जिसके बाइस खौफ से सहमी वो लड़की जल्दी अपनी हवास बहाल करती इसके ऊपर से उठ खड़ी हुई। अपनी चादर उठाकर इसने खुद पर डालती, अलबत्ता नज़र उठाकर इस शख्स को देखना भी ज़रूरी समझा था। इसकी आंखों में गुस्सा था। यकीनन इसे इस शख्स पर गुस्सा आ रहा था जो बीच सड़क में खड़ा फ़ोन पर बात कर रहा था। ना सिर्फ बात कर रहा था बल्कि इर्द गिर्द को बुला ही बैठा था। अलबत्ता इसके गुस्से को नज़रअंदाज किए मेहराब बेग बस सामने खड़ी इस लड़की को तके जा रहा था जो इसे किसी अप्सरा की मानित लग रही थी। बिखरी लिटें बार बार इसके चेहरे का तवाफ़ कर रही थी जबकि गालों पर इस वक्त सुर्खी छाई हुई थी। वो समझ नहीं पाए ये सुर्खी गुस्से के बायस बिखरी हुई थी या फिर हमेशा से ही वो इस अप्सरा के गालों का हिस्सा थी। इसके सुर्ख लब हिल रहे थे। यकीनन वो इसे डांट रही थी। अलबत्ता इसकी नज़रें बस अप्सरा का तवाफ़ कर रही थी जो खुद पर टिकी इसकी मुसलसल नज़रों से परेशान होती वहाँ मौजूद मज़ीद रुके बिना चली गई। और इसके वहाँ से जाते वो होश में आता फ़ौरन इस रास्ते की तरफ गया जिस रास्ते से वो गुजरी थी, लेकिन वो नहीं मिली। इसके ढूंढने के बावजूद भी नहीं। हर गली हर सड़क रास्तों पर लगा हर कैमरा वो देख चुका था, लेकिन वो कहीं नहीं मिली क्योंकि वो एक कोठे पर मौजूद थी और मेहराब बेग बस इन्हीं जगहों को छोड़ बैठा था। कभी सोचा जो नहीं था कि वो लड़की इसे एक कोठे पर मिलेगी, एक ऐसी जगह जिसका नामो निशान तक मिटा देना चाहता था। वो अप्सरा इसे इस जगह पर मिली थी जिस जगह से इसे शदीद नफरत थी। तलाश के बाद जब वो लड़की मिली तो मेहराब बेग के दिल के अरमान ही बुझ गए। वो समझ नहीं पा रहा था इसे क्या करना चाहिए था। इस लड़की को ढूंढ कर अपनाना चाहिए था या फिर इसे दिल से निकाल देना चाहिए था। ऐसा ही तो नहीं कर सकता था वो। इस लड़की को एक याद समझकर तो वो पहली मुलाकात के बाद से ही भूलना चाहता था, लेकिन पहली नज़र की वो मोहब्बत दिल में आज भी इसी तरह से कैद थी। एहसासात आज भी वैसे ही थे जैसे इसने अप्सरा से मुलाकात के वक्त महसूस किए थे। वो चाह कर भी इसे भूल नहीं सकता था, पर जैसा कि मेहराब बेग अब तक कहता आया था, मोहब्बत के मामले में दोनों भाई बदकिस्मत थे। इल्हान बेग जिसे मोहब्बत हुई लेकिन तलाश के बाद भी वो आज तक इस लड़की को ढूंढ नहीं सका था, और मेहराब बेग जिसे तलाश के बाद वो लड़की मिली भी तो एक कोठे पर। किस्मत का खेल था और अजीब था। क्या सोच रहे हो? इल्हान की आवाज़ पर ख्यालों से चौंक कर वो इसकी तरफ देखने लगा। वो कमरे में कब आया मेहराब को एहसास तक नहीं हो सका। तुम कब आए? जब तुम ख्यालों में गुम थे, और मैं बिना पूछे बता सकता हूँ तुम्हारे ख्यालों में अब भी वो लड़की ही बैठी होगी जिसे तुम अप्सरा कहते हो। हाँ वही थी, पर आज ख्यालों का रुख कहीं और था। सर सोफे से टिका था वो संजीदगी से कहने लगा, जिसे सुनते ही इसके करीब बैठता इल्हान दिलचस्पी से पूछने लगा, और वो क्या? मुझे आज अप्सरा मिली थी। इसके नाम से वो वाकिफ़ नहीं था, इसलिए इसके लिए मेहराब बेग ने खुद से इसका एक नाम दे रखा था। अप्सरा? क्या वाकई में? इसकी हैरत हद से ज़्यादा बढ़ी, पर बात इसके लिए गैर मुतवक्का थी। हाँ, कहाँ मिली थी वो? रेड लाइट एरिया पर। इसके बताने पर इल्हान चंद लम्हों के लिए लब बींच कर रह गया। हो सकता है वो भी इन्हीं लड़कियों जैसी हो जिन्हें वहाँ ज़बरदस्ती ले जाया जाता हो सकता है, पर सच कहूँ तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पढ़ा कमबख्त दिल बहुत अजीब है यार, ये सब देख कर भी मुझे पीछे हटने नहीं दे रहा। जब मैंने इसे वहाँ देखा था तो मैं शौक में था, लेकिन जब संभला तो वो जा चुकी थी। पर मैं इसे ढूंढ लूँगा
और फिर क्या करूँगा? मैं मोहब्बत इतनी कमज़ोर तो नहीं है जो इसकी हकीकत जानकर मैं अपने कदम पीछे हटा लूँगा। मैं इसे अब भी अपनाना चाहता हूँ, इसके सर पर अपने नाम की चादर पहनाना चाहता हूँ, इससे मिलूँगा, बात करूँगा। अलबत्ता इसके बावजूद भी वो ना मानी तो मैं अपने कदम पीछे हटा लूँगा। पर एक बात है इल्हान, मुझे नहीं लगता अप्सरा गलत होगी। मेरा दिल कहता है कि वो पाक होगी। आंखें मूंदे वो बस कहता जा रहा था और इल्हान बेग इसे देखता दिल में बस यही कह रहा था कि मेहराब बेग का दिल जिस बात की गवाही दे रहा हो वही हकीकत हो। कमरे में दाखिल होता वो शख्स आज भी हमेशा की तरह खासा खूबरू लग रहा था। ब्लैक हाई नेक शर्ट के साथ ग्रे पैंट पहने, साथ ही ग्रे ब्लेजर खुद पर डाले, हमेशा की तरह ही वो बेहद पुरकशिश लग रहा था। संजीदा चेहरे वाले इस शख्स ने अपनी वार्डरोब के करीब जाकर पीछे की तरफ मौजूद लॉकर खोला और अंदर मौजूद अपनी चंद अहम फाइल्स निकाल ली। असलह से भरा ट्रक आज रात को रवाना होने वाला था, पर पुलिस की सख्त पहरेदारी के बाइस अब की बार ये काम थोड़ा मुश्किल लग रहा था। अलबत्ता अगर सही बंदे के हाथ में ये काम थमाया जाता तो ज़्यादा मुश्किल नहीं होनी थी। गहरा सांस भरते हुए इसने फाइल्स एक बैग में रखी और अपनी जगह से उठकर कमरे से बाहर निकल गया। जब बाहर निकलते ही निगाह वहाँ खड़े साइम और दानियाल पर गई। सर झटकर इसने कदम आगे की तरफ बढ़ा दिए। जब इसे जाते देखकर वो दोनों फर्द भी इसके पीछे ही चल पड़े। साइम, तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। सोफे पर बैठता वो शख्स अपनी तवज्जो इसकी तरफ मरकूज किए कहने लगा, जो इसकी बात सुनते ही फ़ौरन सर को जंबिश दे गया। जानते हो ना आज रात ट्रक कहाँ से गुजरेगा? जानता हूँ। इसने एक मरतबा सर को फिर से हिलाया, जिसे देखते ही अब की बार जेहान के कुछ कहने से पहले ही दानियाल कह उठा, मैं आपका काम पहले ही कर चुका हूँ। जिस रास्ते से इस ट्रक ने गुजरना था मैंने इसकी मालूमात कराई हैं। आज रात वहाँ जिन जिन ऑफिसर्स की ड्यूटी होगी मैं इन्हें खरीद चुका हूँ, इसलिए कोई मसला नहीं होगा सर। इसने खासे जोश से बताया। यह काम करने का मकसद बस इतना था कि जेहान गुजरी इसकी गलती को माफ़ कर दे, इसे फिर से अपने आलीशान महल में जगह दे दे। पर यह काम करते वक्त वो भूल गया था कि अपने काम में दखल अंदाजी देने वाले शख्स को जेहान हसन कभी पसंद नहीं करता था। तुमसे ये काम करने को कहा, जो काम करने को कहा जाए वही किया करो। जेहान की तरफ से खामोशी पाकर दानियाल के करीब खड़े साइम धीमे मगर सख्त लहजे में कह उठा, और तुमसे जब जबान खोलने को कहा जाए तब ही खोला करो। तुम अपना काम करो, मेरे काम में दखल अंदाजी मत करो। मैं अपने हिस्से का काम करता हूँ। मेरा काम है उश्वा शहराजी पर नज़र रखने का, जो कि मैं बहुत अच्छे से करता हूँ। तो यहाँ तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए जा सकते हो तुम। इन दोनों की बहस सुनते हुए वो अब की बार गुस्से से सर उठाई इन दोनों की तरफ देखने लगा। दोनों के दोनों अपनी बकवास बंद करो, दांत पीस कर कहता वो अपनी जगह से उठते हुए कदम दानियाल की तरफ बढ़ा गया, जो इसकी हरकत देखते ही अपना सर झुका गया। दानियाल, सारिम, क्या तुम जानते नहीं हो मुझे वो लोग हरगिज़ नहीं पसंद जो मेरे काम में किसी भी तरह की दखल अंदाजी दें या फिर इस काम को सर अंजाम दें जिसे करने की मैंने इजाज़त ही ना दी हो। मैं बस आपकी मदद कर रहा था, देखता हूँ तुम्हारी मदद कितनी कारामद साबित होती है। अगर सब ठीक रहा तो तुम्हें एक तोहफा दूंगा, लेकिन अगर इस काम में ज़रा भी गलती हुई तो अपनी सज़ा के लिए तुम तैयार रहना। दानियाल सख्त लहजे में कहता वो तेज़ तेज़ कदम उठाता घर से बाहर चला गया, जबकि इसके जाते ही दानियाल ने बेख्तियार हाथ अपने सर पर मारा। गुजरी गलती के बाद जहान ने इसे घर में रहने से मना कर दिया था और आसाइशों से भरे इस महल में वापस आने के लिए इसने जहान से पूछे बिना आज किए जाने वाले काम को खुद ही तरतीब दे दिया। लेकिन अब एहसास हो रहा था अपने लालच में वो क्या कर बैठा था। बस अब कोशिश ये करनी थी कि कोई गलती ना हो, वरना जेहान हसन ने इसकी गर्दन दबोच लेनी थी। रोज़ की तरह इसे जगाकर ईसा घर से निकल चुका था और तैयार होते ही उश्वा शराजी डाइनिंग हॉल में मौजूद थी। अरमगान चूँकि रोज़ की तरह इस वक्त वॉक पर गया हुआ था, इसलिए वहाँ सिर्फ सदफ मौजूद थी। बड़ी अम्मी, ईसा चले गए? अपनी जगह पर बैठते हुए वो नज़रें चारों तरफ दौड़ाकर पूछने लगी। हाँ, इसने कहा था तुम्हें कह दूँ यूनिवर्सिटी के बाद तुम इसके ऑफिस चली जाओ। सादगी से कहती वो इसकी प्लेट में नाश्ता रखकर प्लेट इसकी तरफ बढ़ा गई। आपको पता है आज से मैं ईसा का ऑफिस ज्वाइन करने वाली हूँ। हाँ बिल्कुल, ईसा ने बताया था, लेकिन इस सब की ज़रूरत ही क्या है? पहले यूनिवर्सिटी जाओ फिर ऑफिस तक जाओगी। उश्वा पढ़ाई अलग करनी होती है। इसके लहजे में झलकती फिक्र उश्वा के लबों पर मुस्कान बखेर गई। ईसा मुझे कभी थकने नहीं देंगे, आपके जितना ही ख्याल रखते हैं मेरा। मुंह में मौजूद खाने के बायस वो बमुश्किल कह पाई। अलबत्ता इसकी बात सुनते ही सदफ खुलकर हंसी थी। गलत, वो मुझसे ज़्यादा ख्याल रखता है तुम्हारा। कौन ख्याल रखता है? हाल में दाखिल होते मकान की आवाज़ पर इन दोनों ने नज़रों का रुख इसकी जानिब मोड़ा। इसे सलाम करके उश्वा जहाँ वापस अपने खाने में मगन हो गई थी, वहीं सदफ इसकी बात का जवाब दे बैठी। मैं कह रही थी ईसा उश्वा का बहुत ख्याल रखता है, हमसे भी ज़्यादा। हाँ, यही इसमें कुछ गलत भी नहीं है, बेटी हमारी है, पर ऐसा महसूस होता है जैसे इसे ईसा पाल रहा हो। बड़े बाबा, मुझे तीनों का प्यार मिलता है और वो भी बराबरी से मिलता है, इसलिए मैं नहीं कह सकती कि मुझे ज़्यादा प्यार कौन करता है।
अपना नाश्ता मुकम्मल करके वो इन दोनों से मिलती बाहर की तरफ चली गई और इसके जाते ही सदफ अपने दिल में मचलता सवाल अरम खान के सामने कह बैठी। शादी के बारे में क्या ख्याल है अरम खान? तुम इतनी अच्छी कब से हो गई सदफ? इसकी बात का मतलब समझते ही सदफ ने गुस्से से इसके बाजू पर थप्पड़ मारा, जबकि इसका ऐसा रद्द-ए-अमल देखते ही अरम खान का बुलंद कहकर इस जगह पर गूंजा। आपकी बात नहीं करी, ईसा की बात कर रही हूँ। ईसा ने बात की है तुमसे? वो इस बारे में कुछ कहता ही कब है? किससे करवानी है शादी? इसके कहने पर सदफ ने अब की बार अपनी पेशानी पर हाथ रखा। इतना भोला तो था नहीं इसका शोर। उश्वा से? और किससे? ये तो मैं भी जानता हूँ, इसे उश्वा से शादी करनी है। उम्र गुजारी है मैंने, क्या समझ नहीं सकूँगा इसके अंदाज पर? मैं चाहता था ईसा खुद मुझसे ये बात करे। ईसा नहीं कहेगा तो क्या हम इंतज़ार करते रहेंगे? आप मौका मिलते ही इससे बात करना, फिर उश्वा से मैं बात खुद कर लूँगी। ठीक है, कर लूँगा। इसकी संजीदगी से कही बात पर अरमगान अपने सर को इस बात में हिला गया। यूनिवर्सिटी पहुंचते ही इसने पहला काम जो किया था वो था अनाविया को अपने ऑफिस ज्वाइन की गुड न्यूज़ सुनाने वाला। वैसे ये काम वो मैसेज के ज़रिए भी कर सकती थी, लेकिन दुनिया भर की मसरूफ़ लड़की अनाविया वली ने इसका मैसेज तक देखना गवारा नहीं किया था। पर इस पर वो कभी गुस्सा नहीं होती थी। इसे पता था वो कितनी मसरूफ़ रहती है, इसलिए उस वक्त की कोशिश भी यही होती थी कि इसके साथ तमाम बातें वो यूनिवर्सिटी में ही कर, क्योंकि इसके बाद अनाविया से बात तभी हो पाती जब इस मसरूफ़ लड़की को फ़रागत का वक्त मुयस्सर होता। यूनिवर्सिटी टाइम ख़त्म होते ही वो ड्राइवर के साथ जिस जगह पर गई थी वो थी इस आफिंदी की बनाई गई आलीशान इमारत। यूनिवर्सिटी के बाद वो रोज़ की तरह इसी जगह पर गई थी जहाँ वो बतौर एक एम्प्लॉय काम करती थी। अपनी जगह पर बैठते ही जिस पहले एहसास ने इसे जकड़ा था वो वही था जिसे वो रोज़ महसूस करती थी। कोई था जो इसे नज़रों के इशार में लिए बैठा था, या फिर ये सब इसका वहम था। इस एहसास की इसे अब आदत होती जा रही थी, बल्कि वो खुद को ये कहकर बहला सकती थी इस ऑफिस में एक जिन रहता था जो इसे हमेशा देखता रहता था। अब इसे कौन बताता कि इस जिन का नाम ज़रियान मलिक था। इसके ऑफिस के रूम में बनाए गए शीशे कुछ मुख्तलिफ थे। अंदर बैठा शख्स बाहर का नज़ारा बखूबी कर सकता था, लेकिन आने वाले नए फ़र्द इस बात से नावाकिफ़ होते थे। ऑफिस वर्कर्स इस मुतालिक जानते थे, इसलिए कोशिश यही होती थी कि ज़रियान की मौजूदगी में शराफत के साथ अपना काम किया जाए। अंदाज़ा था अंदर बैठा बॉस इनकी हर हरकत देख रहा होगा, पर कौन जानता था वो शख्स तो सिर्फ अनाविया वली को देखता था। इसने अनाविया को डेस्क जानबूझकर ऐसी जगह पर दी थी जहाँ से वो इसका दीदार आसानी कर सकता था और चंद लम्हे सुकून से गुजार लेता था। अपने ऑफिस रूम में बैठे इस शख्स ने मुस्कुराते लबों के साथ इंटरकॉम दबाया और इस लड़की के उठाते ही इसे अपने ऑफिस में आने का हुक्म दिया। इसकी बात सुनते ही चेहरे के जाविये बिगाड़ती वो अपनी जगह से उठती, जबकि इसके बिगड़े जाविये ज़रियान की मुस्कुराहट हंसी में तब्दील करके अपनी जगह से उठकर वह दरवाजे के करीब जाने लगा, लेकिन इसके छूने से पहले ही वो खुल गया और अंदर दाखिल होती लड़की इसके चौड़े सीने से टकरा गई, जिसके बायस इसके हाथ में मौजूद फाइल्स धड़ाम से ज़मीन पर जा गिरी। आपने डरा दिया मुझे, धीमे लहजे में कहती वो ज़मीन पर गिरी फाइल्स को उठाने लगी, जबकि ज़रियान बगौर इसकी हर हरकत तो देखता रह गया। आपने बुलाया क्यों था? झुकी नज़रें उठाकर वो इसकी जानिब देखते हुए पूछने लगी। अलबत्ता खुद पर टिकी इसकी गहरी नज़रें फ़ौरन इसे नज़रें झुकाने पर मजबूर कर गई। वो इससे नज़रें नहीं मिला पाती थी, या शायद ज़रियान मलिक की गहरी नज़रें इसे अपने सामने निगाहें उठाने ही नहीं देती थी। तुम्हारा दीदार करना था, गंभीर लहजे में कहता वो इसके हाथ में मौजूद फाइल थाम गया था। अलबत्ता इसकी बात को अनाविया ने नज़रअंदाज करना ही बेहतर समझा था। ये किस लिए? आपने जो काम दिया था इसे पूरा किया है, एक नज़र देख लेंगे तो अच्छा होगा। अगर मैं ना देखना चाहूँ तो? कदम पीछे की जानिब उठाता वो फाइल्स टेबल पर रख के फिर से इसके करीब आ खड़ा हुआ। आप मालिक है, मैं क्या कह सकती हूँ? जैसे आपकी मर्ज़ी। क्या आप मैं जा सकती हूँ? जब से कहती वो ज़रियान को अपने तासरात के बायस कहका लगाने पर मजबूर कर गई थी, पर वो हंसा नहीं था। हंस जाता तो अनाविया के तासरात मज़ीद बिगड़ जाते। मैंने जाने का कब कहा? वो बोट्स में मुकीद पैर इसके मज़ीद करीब करता बढ़ाता, जबकि इसकी हरकत पर अनाविया बेख्तियार पीछे होती चली गई, जिसके पास पुश्त दरवाजे से जा लगी और इसके चेहरे पर बिखरे खौफज़दा तासरात से लुत्फ़अंदोज़ होता वो शख्स इसके गिर्द अपने दोनों हाथ रखकर हिसार कैद बना गया था। हमेशा की तरह इसके तेज़ कदम ईसा के ऑफिस की जानिब बढ़े थे, जिसे देखते वहाँ बैठी जानान अपनी बात से इसके चलते कदम रोक गई थी। सर, ईसा ऑफिस रूम में नहीं है। इसके आवाज़ पर उश्वा ने नज़रों का रुख मोड़कर इसके जानिब देखा, जो अब सर झुकाए कीबोर्ड पर तेज़ तेज़ उंगलियां चला रही थी। आज वह लड़की ब्लैक और रेड कलर के कॉम्बिनेशन की शर्ट और ब्लू कलर की बेगी जीन्स पहने हुए
बैठी थी। शायद इसे ऐसे लिबास ही पसंद थे। इसे देखकर उषा सोचती रह गई। खैर इसकी लाइफ थी, वो जो करना चाहेगी करती फिर वो कहाँ है? मीटिंग रूम में। तो मैं वहाँ चली जाती हूँ। इन्हें अच्छा नहीं लगता काम के दौरान कोई इन्हें डिस्टर्ब करे। वो मुझे कुछ नहीं कहेंगे मिस जानान। इसने लापरवाही से कंधे उठकाए। बिल्कुल, मैं भूल गई थी मेरे सामने ईश्वर शराजी मौजूद है, लेकिन जब तक इनका काम मुकम्मल नहीं हो जाता तब तक तुम मुझसे भी बातें कर सकती हो। आपकी बातें अजीब होती हैं। मुझे आप कहना बंद करो। मैं तुमसे बड़ी ज़रूर हूँ, लेकिन इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं तुम मेरे साथ। आप जनाब करो। और जहाँ तक है बात मेरी अजीब बातों की, तो अगर मेरे साथ रहीं तो मेरी इन बातों की आदी हो जाओगी। आपको कैसे पता मैं आपसे छोटी हूँ? जनान की पूरी बात में से इसने जैसे एक इसी बात पर गौर किया था। तुम एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हो लड़की। हाँ, मैं ये नहीं जानती तुम पढ़ती क्या हो, कौन सा सेमेस्टर चल रहा है, पर मैं जानती हूँ तुम मुझसे छोटी हो। वैसे भी 28 साल की हूँ मैं। इसकी बताई गई उम्र सुनकर उषवा की आंखें हैरत से फैली। इसे हरगिज़ ये अंदाज़ा नहीं था कि सामने बैठी वो लड़की 28 साल की होगी। खूबसूरत वो ज़रूर थी, लेकिन साथ ही अपनी उम्र से काफ़ी कम भी नज़र आती थी। इसलिए उषवा शराजी की हैरत भी ठीक ही थी। आप मतलब तुम सच कह रही हो? बर्थ सर्टिफिकेट दिखाऊं या फिर NIC? इसकी संजीदगी से कहने पर उषवा ने हंसते हुए सर नफ़ी में हिलाया। जब ईसा की आवाज़ इसके कानों में पड़ी, जिसे सुनते ही वो मुस्कुराता चेहरा इसकी तरफ मुड़ गई। तुम कब आई? थोड़ी देर पहले। चलो मेरे ऑफिस रूम में आओ। अपनी बात के जवाब में इसका हिलता सर देखकर वो अपने ऑफिस रूम की तरफ चला गया और एक नज़र जानान पर डालकर वो इसके बाद मैं मुलाकात का कहती खुद भी इसके ऑफिस रूम की जानिब चली गई। ईसा ने कहा था जानान पागल है, पर उषा को वो कहीं से भी पागल नहीं लगती थी। हाँ, बाकी लोगों से थोड़ी बहुत मुख्तलिफ ज़रूर थी, लेकिन इसे पागल तो नहीं कहा जा सकता था। क्या अब मैं जा सकती हूँ? मैंने जाने का कब कहा? वो बोझ में मुकीद पैर इसके मज़ीद करीब बढ़ाता गया जब इसकी हरकत पर अनाविया बेख्तियार पीछे होती चली गई, जिसके बायस पुश दरवाजे से जा लगी और इसके चेहरे पर बिखरे खौफज़दा तासरात से लुत्फ़अंदोज़ होता वो शख्स इसके गिर्द अपने दोनों हाथ रखकर हिसार कैद बना गया। मेरी नज़दीकी से तुम इतनी खौफज़दा हो, डरती भी हो, पास बुलाऊं तो चेहरे के ज़ाविये बिगाड़ लेती हो, यकीनन दिल में मुझे बुरा भला भी कहती होगी, पर कभी मुझे झटकती नहीं हो। ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है, लेकिन बस जानना चाह रहा था ऐसा करती क्यों हो तुम? अपने चेहरा इसके करीब किए वो गंभीर लहजे में कहता इसे आंखें सख्ती से मीचने पर मजबूर कर गया, जबकि अपने चेहरे पर पड़ती इसकी गर्म सांसों के बायस अनाविया दरवाजे से चिपकती जैसे इसे तोड़कर बाहर निकल जाना चाहती थी। वो इसे गहरी नज़रों से देखता था, अजीब बातें करता था, लेकिन ऐसा कोई अमल इसने पहली मर्तबा किया था। क्यों? वो समझ न सकी, ना ही इसकी बात का जवाब दे सकी। वो इसे बता नहीं सकी कि जरियान की मौजूदगी इसे खौफज़दा ज़रूर करती थी, इसकी नज़दीकी से बेहाल करने का फ़न भी रखती थी, लेकिन वो इसे झटक नहीं पाती थी। हर मर्द से दूर रहने वाली वो लड़की बस एक इसके करीब आने पर कुछ नहीं कर पाती थी। वो इसे दूर नहीं कर पाती थी, चाहे दिल को कितने ही दिलासे दे डालती। लेकिन हकीकती ज़रियान मलिक की अपने करीब मौजूदगी इसे पसंद आने लगी थी। दिल जैसे बेख्तियार होता जा रहा था, वो इसे संभाल भी नहीं पा रही थी। ज़रियान से लबों पर ज़बान फेरते हुए इसने जैसे कुछ कहने की कोशिश की। अलबत्ता ये हरकत ज़रियान की नज़रों का रुख बदल गई थी। इसकी नज़रें अब बस सामने खड़ी लड़की के लबों की जानिब उठ चुकी थी, जिन्हें लम्हे भर पहले इसने ज़बान से तर किया था। हाथ बढ़ाकर इसने सामने खड़ी लड़की के चेहरे को छूना चाहा। जब दरवाज़ा खुला और अंदर दाखिल होते शख्स की इस हरकत के बायस दरवाजे के साथ चिपकी अनाविया सीधा ज़रियान मलिक के सीने से जा लगी। जब अनाविया के अचानक खुद पर आने से वो बेख्तियार 2 कदम पीछे हुआ और हाथ इसकी कमर पर इतनी अपनी गिरफ्त सख्त कर गया। तुम्हें लगी तो नहीं? कमरे में दाखिल हुए शख्स को घूरता हुआ अनाविया से पूछने लगा, जो हवास भागता सीसा नफ़ी में हिलाते हुए कमरे से बाहर चली गई और इसके जाते ही ज़रियान की नज़रों ने फिर इस शख्स को घूरने का काम शुरू कर दिया। ऐसे मत देखो, मुझे नहीं पता था अंदर ऐसी मसरूफियात चल रही है। इसकी घूरती नज़रों का असर लिए बिना वो वहाँ रखे सोफे पर जा बैठा था। भूलो मत ज़वाहिर, ये मेरा ऑफिस रूम है। अच्छा ठीक है, सॉरी, आइंदा एहतियात करूँगा। ज़रियान का अंदाज़ देखते ही इसने जल्दी से कहा, जिसे देखते ही इसने एक नज़र डेस्क पर बैठी अनाविया पर डाली और इसकी नज़रों का मरकज़ जानकर ज़वाहिर बेख्तियार हंस दिया। बस कर, वो अभी इसी कमरे से निकल कर गई। हाँ, पर वो ठीक नहीं है। यकीनन तुम्हारी यहाँ मौजूदगी ने इसे बहुत परेशान कर दिया है। क्या हो जाता अगर दस्तक दे कर आते या फिर थोड़ी देर बाद आ जाते? मलिक साहब की बेचैनी को देखते हुए इसने लब भींच कर हंसी जब्त की और हंसी जब्त करने के बायस इसका सुर्ख होता चेहरा देखते हुए ज़रियान बस सर नफ़ी में हिला गया। ढीठ हड्डी।
ہولے سے بڑبڑاتے ہوئے وہ اپنی کرسی پر آ بیٹھا، البتہ ظواہر سے باتیں کرتے ہوئے اس کی نظروں نے وہ کام کرنا بھی لازمی سمجھا تھا جسے وہ اپنے آفس میں تنہا بیٹھا سر انجام دیتا رہتا تھا، یعنی اناویہ ولی کو دیکھنا اور دیکھتے رہنا۔ جی تو جناب، یہ تھی ہماری آج کے ایپیسوڈ، امید کرتی ہوں پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اس کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔